सरिये की कीमत 3,45,000 फी टन हो गई है। अल्ताफ ताई जो कि चेयरमैन आबाद है, उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी बिल्डर सरिये नहीं खरीदेगा। आप ये देखें कि ये इकदाम जो उठाया गया ये बाइस मजबूरी उठाया गया। ये जो इकदाम आबाद ने उठाया, आबाद ने उस कार्टेलाइजेशन को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इकदाम उठाया। तो ये तो अंदाज़ा कम से कम हो गया कि इस हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, IMF की शराइत कड़ी से कड़ी होती जा रही है, तो हुकूमत की नाकामी है। पूरी मीशत को तबाह किया। आज हम उस धाने पर हैं कि खुदा न खासा हम डिफॉल्ट के नज़दीक हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क जो है तो इंतहाई बढ़ चुका है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। मुल्क इस वक्त शदीद मौशी बहरान का शिकार है। साथ ही साथ हर तरफ से यही आवाज आ रही है कि महंगाई है। IMF की कड़ी शराइत हुकूमत ने मान ली है, जिसके बाद मिनी बजट भी आएगा और 170 अरब के टैक्सेस भी लगेंगे। साथ ही साथ आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे 3,45,000 का फी टन का जो सरिया हो गया है आबाद की जानिब से, और जो आबाद के चेयरमैन है अल्ताफ ताई साहब की जानिब से ऐलान किया गया कि बॉयकॉट करते हैं, कोई सरिया नहीं खरीदेगा, और अगर किसी बिल्डर ने सरिया खरीदा तो उसको NOC जारी नहीं होगा। इस तमाम सर सूरत हाल पर बात करेंगे। साबिक चेयरमैन आबाद हैं मेरे साथ मौजूद और मारूफ बिल्डर भी हैं हनीफ गौहर साहब। हनीफ गौहर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहले तो जो हम सिचुएशन देख रहे हैं कि शदीद मौशी बहरान का शिकार है पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई हो रही है, फिर IMF की शराइत है, फिर मिनी बजट है, फिर 170 अरब के टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये मुल्क कहाँ जा रहा है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि जब आपने स्टार्ट IMF से किया है तो इसका मकसद है कि पूरी दुनिया को जो है तो इस हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं रहा। IMF ने आज काफ़ी दिन बैठने के बाद मुज़ाकरात किसी बेसूद नतीजे के हासिल किए बगैर पाकिस्तान से चले गए 10 तारीख को। अगर IMF को यकीन होता कि ये हुकूमत जो वादे करेगी वो पूरे करेगी, या ये हुकूमत जो है आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, तो शायद इस हुकूमत के साथ वो अपने मुआहदे मुकम्मल करके जाती। IMF के तो यही प्रेशर्स होते हैं कि आप जो है तो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बोझ आप आवाम पर डालें, हमें आप कैसे पैसे देंगे जो हमसे आप कर्ज़ा ले रहे हैं। आप ये देखें कि आज हम कर्ज़ों की जकड़े जा चुके हैं हम कर्ज़ों में। तो अब जो है ये हुकूमत को ये तो अंदाज़ा कम से कम हो गया कि इस हुकूमत को आवाम की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने नंबर्स पूरे करने की परवाह है कि हम कितने मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट के अंदर ये उसमें लेकर आ जाएं, कैबिनेट के अंदर। आपके 85 मिनिस्टर्स जो हैं तो आज इनके हैं इस हालात के अंदर। और आप ये देखें कि इनके अब जो मज़ीद जो इन्हांस हुए जो 10 मिनिस्टर्स या एडवाइज़र्स, अब जाके अपनी फेस सेविंग के लिए इन्होंने ज़रूर कहा है कि हम जो है तो 10 लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि हम मरात नहीं लेंगे, हम सैलरी नहीं लेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे मरात के बगैर। आप समझते हैं कि जो मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, IMF की शराइत कड़ी से कड़ी होती जा रही है, तो हुकूमत की नाकामी है, और जो हुकूमत, जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, फिर इनको लाकर BDM आई, और जो मुल्क में 1 साल होने वाला है इनकी हुकूमत को संभल नहीं रही है, तो ये सब सारी कारकर्दगी हुकूमत पर आती है। आप समझते हैं? मैं क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि देखें पूरी दुनिया ये समझती है। अब तो ये पूरी दुनिया के सामने आया है कि ये पहले महंगाई के रोनर होते थे ना। अगर आप इमरान खान की हुकूमत को जाके माजी में देखें तो इन्होंने जितने भी जलसे जलूस निकाले या एहतजाज किया तो इनके पास और तो कोई एजेंडा था नहीं। तो इन्होंने महंगाई पर एजेंडा ये निकाला कि डॉलर महंगा हो गया, आपकी शक्कर महंगी हो गई, आपका पेट्रोल महंगा हो गया। आप पिछले 3 साल के क्लिप्स निकालें, जो भी PDM के लोग हैं जिन्होंने भी एहतजाज किया करके, जाहिर सी बात है इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद करते थे। लेकिन आप ये देखें, इसका मतलब ये था कि इमरान खान की हुकूमत जो है तो नाकारा हुकूमत थी, बेवकूफ़ों की हुकूमत थी। इनको जो है ये समझा गया कि ये बहुत समझदारों की हुकूमत है। अब सारे मुकम्मल ब्रेन पाकिस्तान के आ चुके। लेकिन आप ये देखें ना कि उन ब्रेन्स ने आके क्या किया, ये तो बाकी के मैं समझता हूँ कि पूरी मीशत को तबाह किया। आज हम उस धाने पर हैं कि खुदा न खासा हम डिफ़ॉल्ट के नज़दीक हैं। आज $3 बिलियन से नीचे हम जा चुके हैं जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं। आप ये देखें कि आज पेट्रोल की कीमत जो है आज इस लाइफ के अंदर 75 साल में इतनी कभी नहीं हुई जितनी आज हुई। और डॉलर्स जो है डिवैल्यूएशन, जब ये 178 पे डॉलर को नाकामी कहते थे, आज डॉलर आपको 300 रुपये में आप मार्केट में लेने जाएं तो आप मार्केट में डॉलर आपको नहीं मिलता। आज आपके कंटेनर सारे के सारे यहाँ पर खड़े हैं जो इंपोर्ट किए हुए लोगों ने, उनकी LC जो है तो एक तो खुलती नहीं है, और जो आ चुके होते हैं वो क्लियर नहीं हो रहे।
तो लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं है या बेयकीनी की सूरत है। यकीनी की सूरत है, मगर वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगेंगे और मिनी बजट भी आएगा। आप क्या समझते हैं जो टैक्सेस लगेंगे वो भी 170 अरब के, तो क्या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारोबार है, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो इन इंडस्ट्री का क्या होगा, आवाम का क्या होगा, आप क्या समझते हैं? आप ये देखें कि जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इंडस्ट्री में तो टॉप बिजनेसमैन है, अगर उनको वारा नहीं आएगा अपने बिजनेस करने में, वो अपनी फिजिबिलिटी जब बनाएंगे वो जो प्रोडक्शन ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो उनकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपए की और वो चीज़ 12 रुपए की बिक रही नहीं है, वो चीज़ 9 रुपए की बिक रही है, तो वो तो 9 रुपए की नहीं बेचेंगे। वो क्या करेंगे, वेट एंड सी करेंगे या अपनी इंडस्ट्री को स्लो डाउन करेंगे, क्लोज करेंगे और अपना सरमाया किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे लेकर, फिर दुबई चला जाएंगे, जैसे आजकल दुबई जाना शुरू हो गए हैं, फिर दोबारा टर्की चले जाएंगे, दोबारा जो है तो लंदन जाना शुरू कर देंगे। तो बिजनेसमैन जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनके पास सरमाया है वो लोग तो चले जाएंगे, लेकिन इसका जो नुकसान होगा वो हमारे मुल्क का नुकसान होगा, जो बेरोजगारी बढ़ेगी। अब मिडिल क्लास कहाँ जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क जो है तो इंतहाई बढ़ चुका है। जब आप ये देखें कि आज जो है तो बड़े बड़े जो लोग आए थे जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की थी, वो कंपनियां बंद होना शुरू हो चुकी हैं, कई लोग यहाँ से मुल्क से जाना शुरू हो गए, और लोकल जो हमारी कंपनियां हैं उन कंपनियों ने भी 50% जो है तो डाउन साइजिंग कर दी है। अब आप देखें कि जिस फैक्ट्री में पहले 14,000 लोग काम करते थे, आज वहां पर 7,000 लोग रह गए। तो इसका मतलब है कि वो 7,000 लोग कहां जाएंगे? जब वो 7,000 लोग दूसरी फैक्ट्रियों में या दूसरी जगहों पे नौकरियां करने जाएंगे तो उनके पास वो नौकरियां करने की जगह नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि हर फैक्ट्री डाउन साइजिंग कर रही है, हर इंडस्ट्री डाउन साइजिंग कर रही है। महंगाई होगी तो मजीद बेरोजगारी भी होगी, मजीद बेरोजगारी होगी, मजीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब जब वजीर खजाना थे तो उनको हटाकर इसहाक डार को लेकर आया गया कि वो डॉलर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उनके आने के बाद डॉलर बिल्कुल अब चला गया, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो डॉलर स्मगल किया जा रहा है। तो इतने एक्सपीरियंस शख्स जिसने एक वज़ीर ख़जाना के तौर पर एक काम अंजाम दिया अपनी पिछली हुकूमत में, अब उनका ना करना, तरक्की की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, मईशत का बुरा हाल है, मगर प्रोग्रेस नहीं दिख रही। तो आप क्या समझते हैं जो अफगानिस्तान स्मगलिंग की जा रही है, लोग रुपया खर्च करके डॉलर ख़रीद रहे हैं इतना महंगा, तो क्या सोने पर भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है? तो किस तरह से डॉलर को कंट्रोल किया जाएगा ताकि हमारे मुल्क में जो इतनी जो बेचैनी एलसीज नहीं खुल पा रही हैं, पोर्ट का हाल भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो हम किस तरह से बचेंगे, डॉलर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये बेयकीनी की सूरत मैं समझता ये हूँ कि हमारी नज़र में कि जो इस वक्त बेयकीनी है पूरे मुल्क में, उसका वाहिद हल जो है इलेक्शंस हैं। हमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, वो एक कदम पीछे जाना चाहिए और सबसे पहले एक रियल हुकूमत कोई भी आए, चाहे वो नून लीग की आए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आए, चाहे वो पीटीआई की आए, XYZ किसी की आए, लेकिन आप फौरी तौर पे इंतखाबात करा दें। इंतखाबात जब आप कराएंगे तो वो मैंडेट 5 साल की मैंडेट की हुकूमत आएगी, उस 5 साल की हुकूमत के साथ आपकी फिर IMF भी प्रॉपर बात करेगा, क्योंकि आज भी अगर हम आप ये देखें कि IMF ने एक कंडीशन ये भी लगाई है कि तमाम पार्टीज़ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे इस एग्रीमेंट को एग्री करेंगे कि जो आप हमसे कर रहे हैं। तो उसमें आपके इल्म के अंदर है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन उसे फिर पोस्टपोन किया गया क्योंकि PTI उसके अंदर PTI को इनवाइट नहीं किया गया। तो जब अब IMF को भी ये पता है कि जो आवाम के अंदर इस टाइम मकबूल है तो वो PTI है, ज़्यादा वोट्स की तादाद जो है तो PTI के पास है, कि इलेक्शंस में जब आएंगे तो PTI कहेगी कि आपने तो आपसे पूछ के नहीं किया ये। तो आप ये देखें, तो इन चीज़ों को सामने रखते हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे लोगों को, हमारे सियासतदानों को अपनी ज़ात से निकल के अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, अपने मुल्क की खातिर एक स्टेप पीछे होके इस क्या सराइयों को ख़त्म होना चाहिए। ये क्या सराइयाँ, जब एक ही तरीका है इसका कि परसों लाहौर हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया इलेक्शन करवाए जाए, इलेक्शन करवाए जाए, बिल्कुल ठीक है ना, कि आप ये देखें कि आपके दोनों सूबों के अंदर गवर्नर पंजाब ने भी और गवर्नर KPK ने भी, दोनों ने कहा जी हमारे पास गुंजाइश नहीं और हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जबकि आइन के अंदर मुतय्यन है कि 90 डेज के अंदर आपको इलेक्शंस कराने। मगर इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे रिलीज हों तो हम इलेक्शन की तैयारी करें। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि देखें कि यही तो इस वक्त मुल्क का इशू है।
अब ये इस वक्त अवेयरनेस आ गई है, हमारी 60% आबादी जो है तो आप जैसे यंग बच्चों की है। अब उन बच्चों को सोशल मीडिया ने सब कुछ सिखा दिया है। अब आप कोई चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते उस तरह से जैसे आप पहले मैनेज किया करते थे। अब आप कोई मैनेज करेंगे तो बाशऊर लोग हैं, और अगर आप नॉर्मल आप पाबंदियां लगा देंगे मीडिया के ऊपर या कंट्रोल करेंगे मीडिया को, लेकिन आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि जनरल इलेक्शन है जो कि होने चाहिए ताकि मुल्क में जो तबाहली की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोग अपने कैपिटल्स लेके जा रहे हैं दूसरे ममालिक में, वो बंद हो जाएगी? मेरे ख्याल से तो हर इंसान इस वक्त का जो हाल है, इस वक्त का जो सिनेरियो है, हम IMF के प्रेशर्स को देखें, हम स्टेट बैंक के रिजर्व्स को देखें कि नीचे से नीचे जाता जा रहा है, हम बेयकीनी को देखें, बेचैनी को देखें, बिजनेसेस को देखें, तो आप ये देखें कि ना कारोबारी आदमी को यकीन है हुकूमत के ऊपर, ना किसी को नहीं है। तो उसका हल यही है कि कोई भी इलेक्शंस हो और एक नई हुकूमत आके अपने 5 साल के मैंडेट के साथ इसके लिए अपनी नई पॉलिसीज बना। हम बात तो महंगाई की कर रहे हैं और इसमें आपकी इंडस्ट्री भी आ जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। गुज़िश्ता दिनों अल्ताफ ताई जो कि चेयरमैन आबाद, उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी बिल्डर सरिये नहीं खरीदेगा, साइट्स पर सरिये नहीं आएंगे, और सरिये की कीमत 3,45,000 फी टन हो गई है। तो इस इंडस्ट्री जो कि इससे 70 इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता है, अलाइड इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता है, आप क्या समझते हैं कि इसी तरह से सरिये की कीमतें बढ़ते जाएंगी, हुकूमत की पॉलिसीज़ नहीं आएंगी, तो इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान है और कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्डर्स को? आप ये देखें कि ये इकदाम जो उठाया गया, ये बाइसे मजबूरी उठाया गया। आप ये देखें कि पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो तबाह हाल है, उस तबाह हाल के अंदर कार्टेलाइजेशन नहीं ख़त्म हो पा रही। ये जो इकदाम आबाद ने उठाया, आबाद ने उस कार्टेलाइजेशन को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये इकदाम उठाया। क्योंकि पहले आप मुझे बताएं कि 300 रुपये या 345 रुपये में कोई भी आप फिजिबिलिटी बना के देखें, लोगों में सकत ही नहीं है इस वक्त के कोई परचेज़ कर सकें। एक चीज़ हम मिसाल के तौर पर पहले एक घर हम 1 करोड़ रुपए का दिया करते थे, तो ऑटोमेटिक आप स्टील का रेट जो है तो 100% डबल हो गया 1 साल के अंदर। तो अब हमारे पास वो 1 करोड़ का घर पहले लेने वाले बड़े कम थे, तो वही वाला घर हमसे 2 करोड़ का कौन से लेकर आएंगे, हम कहाँ से लेगा? तो इस वजह से आबाद ने ये मुश्तरका तौर पर फैसला किया है कि कम से कम इस कार्टेल को तोड़ने के लिए, कि जब मैक्सिमम बायर तो हम इंडस्ट्री के लोग हैं ना, बिल्डर लोग हैं, अगर हम इसको रोकते हैं अपने कामों को, वैसे भी हालात नहीं है, तो बेहतर ये कि रोक दिया जाए। तो कम से कम जब हम रोकेंगे काम को, तो फिर जो ये स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, सीमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं, जिन्होंने अपने अपने मुल्क में कार्टेल बनाए हुए हैं कि हम इसको इस रेटों को मैनेज करेंगे, तो वो जो मैनेज कर रहे हैं रेट्स को, तो ऑटोमेटिक फिर वो लोग कंपटीशन में आएंगे, नीचे आएंगे। बायकॉट ही एक वाहिद हल है कि इस जो कार्टेलाइजेशन हो गई उसको रोका जाएगा? सिर्फ एक बायकॉट ही, ना खरीद के ही बायकॉट करके ही आप लोग समझते हैं? हुकूमत में तो कोई ऐसी कमेटी नहीं है जो चेक एंड बैलेंस रख रही है, जो कार्टेलाइजेशन बन गई है उसको रोकने के लिए। अब देखें, हुकूमत की जो है कंपटीशन ऑफ कमीशन है पाकिस्तान का, जो ऑफिशियल इदारा है कि जो कार्टेलाइजेशन के खिलाफ जिसको ऑफिशियल काम करना चाहिए, लेकिन आबाद और दीगर नुमाइंदे लातादाद मरतबा उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उनको कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपके इल्म के अंदर है कि पाकिस्तान में इदारे या डिपार्टमेंट्स अपना काम नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें बेलगाम हो चुकी हैं। अब उन बेलगाम चीज़ों को तो सिर्फ फिर अपनी ज़ात या अपनी इंडस्ट्री कंट्रोल कर सकती है। तो इस वजह से ये काफ़ी मशावरत के बाद आबाद ने ये फ़ैसला किया। हमारे पास और कोई मजबूरी नहीं है, बेहतर ये है कि हम कामों को बंद कर दें। तो ये काम कब तक बंद कर रखेंगे आप लोग? ये तो अभी तो थोड़े दिन के लिए कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि गैर मुय्यना मुद्दत के लिए ये काम बंद होंगे। जब ये हमारी टीमें टूट जाएंगी, ठेकेदारों को हम कह देंगे कि फिलहाल इसका असर पड़ेगा जो लोग कार्टेलाइजेशन कर रहे हैं? ऑफ कोर्स पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी चीज़ बिकेगी नहीं, आपके पास कहाँ, उनके पास कौन से फिर कस्टमर्स होंगे? अगर हम बिल्डर्स बंद कर देंगे काम, तो हम तो बड़े बायर तो हम ही हैं ना, सबसे बड़े बायर आप लोग। जी हम हैं। तो हम जब ना स्टील लेंगे, ना हम सीमेंट लेंगे, तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा यकीनन, और प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे तो एक्सपेंसेस तो उनके भी ओवरहेड तो वही के वही रहेंगे। तो वो अंडरस्टूड है कि उसके बाद मार्केट जो है तो आस्ते आस्ते नीचे वापस। बाइकआउट तो कर दिया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि फ़ायदा होगा, कार्टेलाइजेशन टूटेगी, मगर दूसरी तरफ जो दिहाड़ीदार तबका है, जाहिर सी बात है, और इस इंडस्ट्री से मैं फिर कहूँगी कि 70 इंडस्ट्रीज़, अलाइड इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता है, तो बेरोज़गारी कितनी बढ़ेगी? मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी ये कह चुका हूँ कि जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, हुकूमत के कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, रिश्वतों का बाज़ार इतना तेज़ हो चुका है कि रिश्वतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, स्पेशली कराची में और सिंध के अंदर सिस्टम के नाम पे
जो इस वक्त जो लूट मार की जो बाज़ार गर्म है, कोई इदारे जो है तो सारे के सारे तबाह हाल हैं। तो उन इदारों को जब परवाह नहीं है, उस सिस्टम के नाम पे लोगों की ज़मीनें महफूज नहीं है, तो उससे तो सबसे बेहतर है कि इंसान अपने कामों को रोक दे। जब वो कामों को रोकेगा, मुझे पता है कि ये बात तो मैं पहले कह चुका हूँ कि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी और कत्लो गारत होगा शहर के अंदर, क्योंकि लोगों को रोटी खानी है। जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी तो वो दूसरों को भी रोटी खाते हुए नहीं देख सकेंगे। हम वो देख रहे हैं ना कि क्राइम रेट जो है हमारा, क्राइम रेट तो हम हर फोरम पे जाके ये बात कहते हैं कि जब तक आप किसी इंडस्ट्री को जो है तो नहीं चलने देंगे, आप इंडस्ट्री की सपोर्ट नहीं करेंगे, बिजनेसमैन को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे, आपकी ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि आपके पास, गवर्नमेंट के पास इतनी सकत नहीं होती कि इतने लोगों को नौकरियां दे सके। गवर्नमेंट इदारों में पहले जो है तो आपके इल्म के अंदर के ओवरबर्डन है। आप हमारा PIA देखें, तबाह हाल है, स्टील मिल देखें, तबाह हाल है, कितने बिलियन सिर्फ इंजेक्ट करने पड़ते हैं उसको रन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुल्क के लिए सोचनी पड़ेंगी आपको। अगर आप मुल्क के साथ सिंसियर हैं तो आप इस मुल्क के लिए बेहतर फ़ैसले करेंगे, इनफरादियत से निकल के इज्तमाइयत के लिए आप फ़ैसले करेंगे, इंडस्ट्री के लिए आप फ़ैसले करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना काम करेंगे, तो मुल्क की बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल सख्त फैसले आप कह रहे हैं, मगर हुकूमत कहती है कि हम तो सख्त फैसले ले रहे हैं, मगर हम पर तनकीद भी किया जाता है। अब जाहिर सी बात है 170 अरब के टैक्सेस लगेंगे, हर चीज़ महंगी हो रही है, तो आप लोग इसका साथ देंगे कि हाँ ठीक है लगाएं, हम टैक्स हम बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं? हम कैसे दे सकते हैं? हम इतने सारे टैक्सेस देखें, हम तो देखें ना, कोई भी कारोबारी आदमी है कि वो तो अपनी फिजिबिलिटी बनाता है कमाने के लिए। जब उसमें कमाने का उसमें सारा चाम ही खत्म हो जाएगा तो यकीनन है खत्म हो जाए, मार्जिन ही खत्म होगा तो उस इंडस्ट्री को इंसान बंद करेगा। नहीं देखें ना, मैं किसके लिए अपार्टमेंट बनाऊंगा या घर बनाऊंगा? मैं तो आवाम के लिए बनाऊंगा, पब्लिक के लिए बनाऊंगा। अगर आवाम भी सकत नहीं होगी, जो मेरा बायर है, तो मेरे को अपने लिए तो घर बनाना कोई नहीं है, तो मेरे लिए भी बेहतर यह होगा कि मैं अपनी इस इंडस्ट्री को बंद करूं और मैं कोई दूसरी चीज़ें सोचूं, या दूसरे शहर जाऊं या दूसरे मुल्क जाऊं। तो ये बहुत भयानक सूरत हाल है। जो ये अनसर्टेनिटी हो गई इस मुल्क में, मईशत का बहुत ही बुरा हाल है, बिल्कुल पहिया चल नहीं रहा, तो ये कब तक सिचुएशन रहेगी इस मुल्क में? और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन एक वाहिद हल है, अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी उनको भी जाहिर सी बात है कई चैलेंजेस का सामना होगा, तो ये पाकिस्तान इसी तरह चलेगा या तो कुछ ना कुछ ठहराव आएगा? अच्छी खबर होगी कुछ हमारे लिए? देखें, अभी तो हम ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये कह चुके हैं कि बैगर कैन नॉट बी चूज़र। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये तस्लीम किया हुआ है कि वी आर बैगर, मकसद हम एक भिखारी कौम है। हम, आपने लातादाद मरतबा मीडिया पे आपने देखा होगा, ठीक है? तो हमें इस चीज़ से निकलना होगा, इस सोच से निकलना होगा, ठीक है? हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हम मुसलमान ममालिक के अंदर वाहिद मुल्क हैं कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो हमें देखें कि उस न्यूक्लियर का फ़ायदा उठाते हुए हमें अपने दोस्त मज़ीद बनाने पड़ेंगे, अपने बराबर हमने इक्वालिटी के ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम इस क्राइसिस से निकल सकेंगे। हम थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम चाइना के पास उधार लेने के लिए पहुंच जाते हैं, हम सऊदी अरब के पास लेने जाने जाते हैं। हम कब तक ये भीख मांगते रहेंगे? हम कब तक कशकोल लेके फिरते रहेंगे? तो क्या आज 75 साल हो गए, आज हम दलदल में फंस गए, हमारी आने वाली नस्लें जो है तो इतनी कर्जदार हो गई हैं, तो क्या हम मज़ीद 75 साल के अंदर इस मुल्क के खुदा न खासा टुकड़े करना चाहते हैं? हमें अपने मुल्क को बचाना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा। आवाम को भी सोचना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा, सियासतदानों को भी सोचना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर अदलिया को सोचना पड़ेगा कि जिस मुल्क में इंसाफ होता नहीं है होगा, वो बिल्कुल तरक्की करता है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा हमेशा वो मुल्क बर्बाद। बेशक। अच्छा हनीफ गौहर साहब, आखिर में मुझे बता दीजिए, हम टैक्सेस की तो बात कर रहे हैं, लैंड और बाइंग और परचेजिंग में भी जो ख़रीद रहे हैं, ज़मीनें ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, मकानात ख़रीद रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, मगर जो डिस्ट्रिक्ट मलिर की जो ज़मीनें, जो एग्रीकल्चर ज़मीनें थी, उनको रेसिडेंशियल में तब्दील कर दिया, उसका फ़ायदा होगा बिल्डर्स को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे। लेकिन जहाँ तक आप बात ये कर रही हैं तो उसके लिए तो कानून साजी ऑलरेडी हुई भी है, और जहाँ तक DC रेट की बात है तो वो रेट्स मुतय्यन हो चुके हैं, क्योंकि FBR ने गुज़िश्ता 5 साल पहले जो है तो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर असेसमेंट करवाई थी तमाम लोगों से। तो अब ऑलरेडी फेयर मार्केट के जो है तो DC ने जो अपनी चार्ट है, जो रेट्स दिए हुए हैं वो भी तकरीबन मार्केट रेट के ऊपर हैं, और जो FBR के रेट्स हैं वो भी मार्केट रेट पर हैं। लेकिन रेजिडेंशियल के साथ साथ वहाँ पर 5% कमर्शियल हर वक्त अलाउ होता है। उसके अंदर आप जब भी बिल्डिंग कंट्रोल से, मास्टर प्लान से आप जब जाते हैं अप्रूवल कराने के लिए,
तो वहाँ पर उनका जो कानून बना हुआ है वो इम्प्लीमेंट होता है। जो डीसी का काम है वो डीसी का टाइटल को क्लियर करने का काम है कि ये डीसी ने फॉरवर्डिंग करनी है कि हाँ ये इसके नाम पर ये ज़मीन है और ये टाइटल क्लियर है। उसके बाद जो कानून जो अप्लाई होता है उसके ऊपर वो कराची मास्टर प्लान का कानून अप्लाई होता है। और कराची मास्टर प्लान के अंदर कानून यही है कि आपको उस सोसाइटी के अंदर 5% आपको अलाउ करेंगे कमर्शियल और बाकी का आपको रेजिडेंशियल और बाकी एमिनिटीज़। तो ये कानून इम्प्लीमेंट था और ये मेरे ख्याल से यही कानून अभी तक चल रहा है। और इसका फ़ायदा भी होगा? इसका फ़ायदा हो रहा है, कई सालों से हो रहा है और यकीनन होगा। इनहेंस हो गई है मार्केट, फेयर मार्केट की तरफ आ गई है, रेट ज़रूर बढ़ाए गए हैं इसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब, आपने अपना कीमती। तो जिस तरह से आपने हनीफ गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका यही कहना है कि एक वाहिद हल है इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी, नई पॉलिसीज़ आएंगी, इससे IMF की जो शराइत, जो कड़ी शर्त हो गई है, उनको भी मानने के लिए आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ मुल्क में जो इतनी बेचैनी फैली हुई है, बेरोज़गारी फैली हुई है, महंगाई हो रही है, उसको भी कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।